दुबई के उस आलीशान होटल के कमरे नंबर 2201 में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्रीदेवी अपने कदमों से अंदर गईं, लेकिन फिर कभी जिंदा बाहर नहीं लौटी। मोहित मारवाह की शादी में जिन्होंने उन्हें कुछ ही घंटों पहले मुस्कुराते, ठहाके लगाते डांस फ्लोर पर थिरकते देखा था, उनके लिए यह खबर किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी। अरे अभी तो वीडियो में बिल्कुल ठीक दिख रही थी, ये कैसे हो सकता है? लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। इंडस्ट्री में सन्नाटा था। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी घटना में बोनी कपूर की भूमिका क्या थी? वो कौन सा कलाकार था जिसने कभी श्रीदेवी का दिल जीत लिया पर उन्हें जिंदगी भर अपना नहीं बना सका? और आखिर वो कौन सा रास्ता था जिसे पार करने के लिए बोनी कपूर ने सचमुच बहुत पापड़ बेले थे ताकि श्रीदेवी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन सके? किस्मत का खेल देखिए, उनके आखिरी पलों में भी वही शख्स उनके साथ था। 24 फरवरी 2018 की रात, दुबई। शादी का माहौल, रोशनी, संगीत, मेहमानों की भीड़। श्रीदेवी भारत से वहां एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गई थी। वह जुमेरा एमिरेट्स होटल के कमरे नंबर 2201 में ठहरी हुई थी। सब कुछ सामान्य था। शादी के फंक्शन में उनकी मौजूदगी, तस्वीरें, वीडियो, सब इस बात का सबूत थे कि वह खुश थीं, सहज थीं, बिल्कुल सामान्य। फिर अचानक खबर आई, श्रीदेवी नहीं रही। पहले लोगों ने इसे अफवाह समझा। ये जरूर किसी ने फेक न्यूज फैलाई है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे। कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में आधिकारिक पुष्टि ने उम्मीद की आखिरी डोर भी तोड़ दी। बताया गया कि वह अपने कमरे के बाथरूम में नहाने गई थी। वक्त बीतता गया। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आई तो बाहर मौजूद बोनी कपूर को चिंता होने लगी। इतनी देर क्यों लग रही है? उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने फैसला लिया, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अंदर जो दृश्य था उसने सब कुछ बदल दिया। श्रीदेवी बाथटब में अचेत पड़ी थी। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह आकस्मिक डूबना यानी वाटर ड्राउनिंग बताई गई। कागजों पर मामला साफ था, लेकिन लोगों के दिलों में सवालों का तूफान उठ चुका था। सबसे पहला सवाल बाथटब को लेकर उठा। कहा गया कि जिस टब में डूबने की बात सामने आई उसकी लंबाई करीब 5 फुट थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच बताई जाती है। तो फिर चर्चा शुरू हुई, इतने छोटे टब में कोई कैसे डूब सकता है? सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी चलने लगी। कोई इसे साजिश बता रहा था, कोई हादसा, तो कोई इसे अनहोनी किस्मत का खेल कह रहा था। सच और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। लेकिन एक बात तय थी, उस रात ने हिंदी सिनेमा से उसकी सबसे चमकदार सितारों में से एक को छीन लिया। जो औरत दशकों तक पर्दे पर जादू बिखेरती रही, जिसने लाखों दिलों की धड़कनें तेज की, वह अचानक एक खबर बनकर रह गई। क्या सच में इतना अचानक सब खत्म हो सकता है? यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में गूंजता है। श्रीदेवी की जिंदगी 13 अगस्त 1963 की सुबह तमिलनाडु के शिवकाशी में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसे घर में श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन कहा गया। लेकिन आगे चलकर पूरी दुनिया उसे सिर्फ श्रीदेवी के नाम से जानने वाली थी। परिवार साधारण था। पिता पेशे से वकील, मां गृहिणी और घर में अनुशासन के साथ सादगी का माहौल। किसी ने नहीं सोचा था कि यह नन्ही सी बच्ची एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करेगी। कहते हैं कि 4 साल की उम्र में ही उसके चेहरे पर कैमरे का डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखने लगा था। 1967 में तमिल फिल्म थुनैवन में उसने बाल कलाकार के तौर पर कदम रखा और यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जो रुकने का नाम नहीं लेने वाला था। सेट पर लोग हैरान होकर कहते, इतनी छोटी बच्ची, और एक्सप्रेशन देखो इसके। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह मासूम चेहरा आगे चलकर किस कदर चमकने वाला है। हिंदी सिनेमा में बतौर बाल कलाकार उनकी बड़ी पहचान 1975 में आई फिल्म जूली से बनी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1979 में तमिल फिल्म 16 वेथिनिले में उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। धीरे धीरे वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी मानी स्टार बन गई। फिर वक्त आया हिंदी फिल्मों का, जहां शुरुआत आसान नहीं थी। 1983 में आई हिम्मत वाला ने उन्हें रातों रात हिंदी दर्शकों का चहेता बना दिया। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। लोग थिएटर से निकलते हुए कहते, ये लड़की अलग है, इसमें कुछ खास है। और सच में वह अलग थी। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, चारों इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म मूंद्रू मुदिचू में रजनीकांत की सौतेली मां का किरदार निभाया था। इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व रोल, यह कोई साधारण बात नहीं थी।
जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो एक बड़ी चुनौती सामने थी, हिंदी भाषा। उन्हें संवाद बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए कई फिल्मों में उनके डायलॉग किसी और कलाकार ने डब किए। फिल्म आखिरी रास्ता में तो रेखा ने उनकी आवाज दी थी। सेट पर कभी कभी वह मुस्कुराकर कहती, काश मैं खुद अपने डायलॉग बोल पाती, और वक्त ने उन्हें वह मौका भी दिया। फिल्म चांदनी में पहली बार उन्होंने अपनी आवाज में अपने संवाद रिकॉर्ड किए। वह पल उनके लिए खास था। अब ये मेरी आवाज है, उन्होंने गर्व से कहा था, और सच में वह आवाज भी उतनी ही जादुई निकली जितना उनका चेहरा। उनके करियर की एक दिलचस्प बात यह भी है कि तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एनटी रामाराव के साथ उन्होंने पहले बाल कलाकार के रूप में काम किया और बाद में उनकी हीरोइन बनी। यही नहीं, आगे चलकर उन्होंने उनके बेटे बालकृष्ण के साथ भी फिल्में की। ये सफर अपने आप में एक इतिहास था। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा की शूटिंग के दौरान 15 दिनों तक उन्होंने करीब 25 किलो वजनी सोने से बनी ड्रेस पहनकर शूट किया। कोई और होता तो शायद मना कर देता, लेकिन वह हंसकर कहती, अगर किरदार मांगता है तो कर ले। 90 के दशक तक आते आते वह हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। उनका नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। इंडस्ट्री में लंबे समय तक यह चर्चा रही कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच गहरा रिश्ता था। यहां तक कि गुपचुप शादी की खबरें भी उड़ी। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। कहा जाता है कि मिथुन अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। एक दौर ऐसा भी आया जब दिल और दिमाग के बीच खींचतान रही होगी। शायद किसी मोड़ पर उन्होंने खुद से पूछा होगा, क्या ये रास्ता सही है? लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है और उन्होंने भी कदम आगे बढ़ाए। 1996 में उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली, जो अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई हैं। यह रिश्ता भी आसान नहीं था। बोनी कपूर ने उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए लंबा इंतजार किया था। शादी के बाद वह अर्जुन कपूर की सौतेली मां बनी। वक्त के साथ परिवार ने एक नई दिशा ली। उनकी 2 बेटियां हुईं, जाह्नवी और खुशी। मां बनने के बाद भी उनकी पहचान सिर्फ एक स्टार की नहीं रही, बल्कि एक समर्पित मां की भी बनी। घर में वह सख्त लेकिन प्यार करने वाली मां थी। कभी कभी बेटियां कहती, मम्मा आप इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हैं? और वह हंसकर जवाब देती, परफेक्ट कोई नहीं होता, बस दिल से सच्चा होना चाहिए। यही सच्चाई, यही समर्पण और यही चमक उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक युग बना देती है। 21 फरवरी 2018 को दुबई में कपूर परिवार के रिश्तेदार मोहित मारवाह की शादी होने वाली थी, और यह कोई साधारण समारोह नहीं था। पूरा इवेंट हाई प्रोफाइल था, क्योंकि दुल्हन अंतरा मोतीलाल अंबानी परिवार से जुड़ी थी। वह अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की भतीजी हैं। जाहिर है, जब रिश्ता इतना बड़ा हो तो मेहमानों की लिस्ट भी वैसी ही होती है। बिजनेस जगत के दिग्गज, बॉलीवुड के चमकते सितारे, फैशन इंडस्ट्री के नामी चेहरे, सबको न्योता भेजा गया था। दुबई के लग्जरी वेन्यू में जैसे जैसे मेहमान पहुंचने लगे, माहौल और भी ग्लैमरस होता गया। लेकिन इस भीड़ में एक नाम मिसिंग था, जाह्नवी कपूर। वह अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी, इसलिए इस पारिवारिक समारोह में शामिल नहीं हो सकी। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए रवाना हुई। वह हमेशा की तरह सलीके से तैयार, मुस्कुराती हुई, कैमरों के सामने सहज। 19 फरवरी को उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि वह दुबई पहुंच चुकी हैं। तस्वीर में वही पुरानी चमक थी, वही आत्मविश्वास। 20 फरवरी को शादी के फंक्शन के दौरान फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने एक फोटो शेयर की, जिसमें श्रीदेवी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। फिर एक और तस्वीर सामने आई, मनीष मल्होत्रा, श्रीदेवी, अनिल कपूर और करण जौहर एक साथ, सब हंसते हुए, जैसे जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि बस कुछ दिनों बाद यही तस्वीरें आखिरी यादें बन जाएंगी। 21 फरवरी को शादी पूरे शोर शराबे और रौनक के साथ संपन्न हुई। श्रीदेवी ने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की। एक तस्वीर में वह मोहित मारवाह की दुल्हन अंतरा का स्वागत करती दिखी। उनके साथ खुशी और बोनी कपूर भी थे। तस्वीरों में वह खुश दिख रही थी, सजी हुई, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल सामान्य। शादी खत्म होते ही बोनी कपूर खुशी के साथ भारत लौट आए। वजह थी लखनऊ में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट, जिसमें उनकी मौजूदगी जरूरी थी। लेकिन श्रीदेवी दुबई में ही रुक गईं। उनके रुकने की 2 वजहें बताई गईं। पहली, वह जाह्नवी के लिए कुछ खास खरीदारी करना चाहती थी। दूसरी, दुबई में रहने वाली अपनी बहन से मिलने का मन था। थोड़ा वक्त अपने लिए भी चाहिए, उन्होंने शायद सोचा होगा। वह जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के कमरे
नंबर 2201 में ठहर गईं। इधर 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ की इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए, कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त। 23 फरवरी को वह एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में भी नजर आए। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। 24 फरवरी को श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत साधारण थी, लेकिन भावनाएं गहरी। मैं तुम्हें मिस कर रही हूं, श्रीदेवी ने कहा। दूसरी तरफ से बोनी की आवाज आई, बस 1-2 दिन की बात है, फिर मिलते हैं। कुछ देर बात हुई, फिर कॉल खत्म हो गई। फोन रखते ही बोनी कपूर के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना उसे सरप्राइज दिया जाए। चलो बिना बताए दुबई पहुंचता हूं, उन्होंने खुद से कहा होगा। लेकिन इसी बीच एक अजीब बात सामने आती है। दुबई में रुकने के बाद श्रीदेवी लगभग 48 घंटों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। न शॉपिंग पर गईं, न बहन से मिलने। होटल स्टाफ के मुताबिक कमरे से कोई खास मूवमेंट नहीं दिखी। यह वही महिला थी जो कुछ दिन पहले तक फंक्शन में रोशनी बिखेर रही थी। अचानक ऐसा सन्नाटा क्यों? यही वह मोड़ है जहां कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि अचानक करवट लेती है। और यहीं से शुरू होता है वह ट्विस्ट जिसने सबको चौंका दिया। अब यहां से कहानी 2 अलग अलग दिशाओं में बढ़ती नजर आती है, और दोनों ही वर्जन अपने अपने तरीके से चौंकाने वाले हैं। पहला बयान वह है जो बोनी कपूर ने दुबई पुलिस को दिया। उनके मुताबिक 24 फरवरी 2018 की शाम करीब 6:20 पर कमरे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो सामने खुद बोनी कपूर खड़े थे। श्रीदेवी के लिए यह सचमुच एक सरप्राइज था। अरे तुम यहां, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा होगा। बोनी ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया होगा, सोचा तुम्हें चौंका दूं। दोनों कमरे में आए, थोड़ी बातचीत हुई, फिर बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनने लगा। टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था। बोनी मैच देखते हुए श्रीदेवी से बातें भी कर रहे थे। माहौल सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। इसी बीच श्रीदेवी ने कहा, डिनर से पहले मैं फ्रेश हो जाती हूं, और वह बाथरूम की ओर चली गई। करीब 7 बजे वह नहाने गई। 20 मिनट बीत गए, फिर 25। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो बोनी ने आवाज लगाई, श्री, सब ठीक है ना? अंदर से कोई जवाब नहीं। उन्होंने दोबारा पुकारा, फिर दरवाजे के पास जाकर दस्तक दी। सन्नाटा। अब बेचैनी बढ़ने लगी। श्रीदेवी, दरवाजा खोलो, उन्होंने जोर से कहा, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। घबराहट में उन्होंने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश की और आखिरकार उसे तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गए। बाथटब पानी से लबालब भरा था और श्रीदेवी उसी में पेट के बल डूबी हुई थी। वह घबराकर तुरंत उन्हें बाहर खींचते हैं, फर्श पर लिटाते हैं, हिलाते डुलाते हैं। उठो, प्लीज उठो, वह बार बार कहते हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। उन्होंने तुरंत अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया जो उसी होटल के पास ठहरा हुआ था। तुरंत आओ, जल्दी, उनकी आवाज कांप रही थी। दोस्त पहुंचता है। दोनों मिलकर होटल के इमरजेंसी विभाग को सूचित करते हैं। कुछ ही देर में मेडिकल टीम और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जांच के बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि हालत बेहद गंभीर है। श्रीदेवी को तुरंत अल रशीद अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। रात करीब 9 बजे तक दुबई पुलिस भी होटल पहुंच चुकी थी और औपचारिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह पूरा घटनाक्रम बोनी कपूर के उस बयान पर आधारित है जो उन्होंने पुलिस को दिया, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आया जो होटल स्टाफ के हवाले से बताया गया। उनके अनुसार 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने रूम सर्विस पर फोन करके 1 गिलास पानी मंगाया था। कुछ देर बाद जब स्टाफ पानी लेकर कमरे नंबर 2201 के बाहर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया गया। एक बार नहीं, कई बार। अंदर से कोई जवाब नहीं। स्टाफ को अजीब लगा। उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया। फिर दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी गई, आवाज लगाई गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार मास्टर की का इस्तेमाल किया गया। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन श्रीदेवी वहां नजर नहीं आई। तभी किसी की नजर अटैच बाथरूम के खुले दरवाजे पर पड़ी। जब स्टाफ अंदर गया तो देखा कि वह बेहद गंभीर हालत में पड़ी है। तुरंत इमरजेंसी कॉल किया गया। मेडिकल टीम पहुंची। शुरुआती जांच में बताया गया कि उनकी सांसें चल रही थीं, इसलिए बिना वक्त गंवाए उन्हें अल रशीद अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। यही 2 अलग अलग बयान इस मामले को और उलझा देते हैं। एक तरफ पति का आधिकारिक बयान, दूसरी तरफ होटल स्टाफ की कहानी। दोनों में समानताएं भी हैं और फर्क भी, और यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं। उस शाम कमरे नंबर 2201 में असल में हुआ क्या था? सच किस वर्जन के ज्यादा करीब है? यह रहस्य आज भी लोगों के मन में गूंजता है, जैसे कोई अधूरी गूंज जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। बाथरूम के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ
जिसने एक खुशमिजाज शाम को अचानक त्रासदी में बदल दिया? इसका साफ जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। दरवाजा बंद हुआ और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह बस अंदाजों और बयानों के सहारे ही समझा जाता है। अजीब बात यह रही कि जिन लोगों ने उन्हें उस दिन देखा था उनके दावे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। बोनी कपूर की कहानी कुछ और कहती है, जबकि होटल स्टाफ की बात उससे अलग दिशा में इशारा करती है। सवाल उठना स्वाभाविक था, सच आखिर है क्या? लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता था। दुबई पुलिस का रवैया भी कई लोगों को हैरान करने वाला लगा। होटल कर्मचारियों का जो वर्जन सामने आया उसे आधिकारिक जांच में खास अहमियत नहीं दी गई। अगले दिन दुबई के स्थानीय अखबारों में स्टाफ के बयान को जगह मिली, सुर्खियां बनी, लेकिन जांच का पहिया बोनी कपूर के बयान के आधार पर ही आगे बढ़ता रहा। यह देखकर कई लोग फुसफुसाते नजर आए। क्या पूरी कहानी सामने आ रही है या कुछ छूट रहा था? जैसे ही श्रीदेवी के निधन की पुष्टि हुई, दुबई पुलिस ने उनके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ भारत में खबर आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि में देरी हो रही थी। इसी वजह से कुछ लोगों को यह खबर अफवाह लगी। आखिरकार संजय कपूर ने सामने आकर कहा, ये सच है, श्री अब हमारे बीच नहीं रही। उनके शुरुआती बयान में दिल का दौरा मौत की वजह बताया गया, जिससे भ्रम और बढ़ गया। मामला अब दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हाथ में था और वही जांच की अगुवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स भी एक दूसरे से अलग थीं। कुछ अखबारों का दावा था कि बोनी कपूर से घंटों पूछताछ हुई, जबकि कुछ ने लिखा कि सिर्फ औपचारिक बयान लिया गया। इसी बीच भारत में इंतजार बढ़ता जा रहा था। परिवार, दोस्त, प्रशंसक सबकी निगाहें दुबई पर टिकी थी। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर थोड़ी साफ हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि शरीर में शराब के अंश पाए गए थे। माना गया कि संभव है नशे की हालत में संतुलन बिगड़ा हो, वह बाथटब में गिर पड़ी हो और पानी में डूबने से उनकी जान चली गई हो। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि फेफड़ों में पानी मिला, जिससे डूबने की आशंका मजबूत हुई। आधिकारिक तौर पर मौत की वजह आकस्मिक वाटर ड्राउनिंग बताई गई। फिर भी पुलिस ने एहतियात के तौर पर इस एंगल से भी जांच की कि कहीं जहर तो नहीं दिया गया, लेकिन शरीर में किसी भी तरह के पॉइजन के संकेत नहीं मिले। आखिरकार 27 फरवरी 2018 को दुबई पुलिस ने केस को बंद कर दिया। कागजों में मामला खत्म हो चुका था, लेकिन लोगों के दिलों में सवाल अब भी जिंदा थे। अब अगली चुनौती थी पार्थिव शरीर को भारत लाने की। प्रक्रिया आसान नहीं थी। कागजी कार्यवाही, अनुमति, औपचारिकताएं सब अपने तय वक्त पर ही आगे बढ़ रही थीं। बोनी कपूर चाहते थे कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो सके। दुबई में मौजूद अनिल अंबानी और उनके परिचितों ने भी कोशिशें तेज कर दी, लेकिन सरकारी प्रक्रिया अपनी रफ्तार से ही चलती रही। बाद में शाहरुख खान ने भी अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया ताकि औपचारिकताएं जल्दी पूरी हो सकें। बावजूद इसके हर घंटे का इंतजार लंबा लगता था। भारत में लाखों लोग टीवी स्क्रीन से नजरें हटाए बिना बस यही पूछ रहे थे, कब आएंगी वो आखिरी बार। वक्त आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस इंतजार की बेचैनी ने इस पूरी घटना को और भी भारी बना दिया। जैसे ही जांच की औपचारिकताएं खत्म होने लगीं और पार्थिव शरीर को भारत लाने की बात तेज हुई, तभी इस कहानी में एक नया नाम सामने आया, अशरफ थमरसेरी। पेशे से वह ट्रक ड्राइवर थे, मूल रूप से भारत से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दुबई में रहकर उन्होंने एक अलग ही काम को अपना मिशन बना लिया था। जब वह पहली बार दुबई पहुंचे थे, तब उन्होंने देखा कि यहां अगर किसी विदेशी नागरिक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को शव को अपने देश ले जाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सरकारी कागज, मंजूरियां, विभागों के चक्कर, यह पूरी प्रक्रिया थका देने वाली होती है। कई बार परिवार वाले हताश होकर कहते, कोई है जो हमारी मदद कर सके, और वहीं से अशरफ ने ठान लिया था कि वह इस रास्ते को आसान बनाएंगे। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भी उसी लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाला था। अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। परिवार बेचैन था, भारत इंतजार में था। ऐसे में अशरफ को आगे आना पड़ा। वह इस काम में नए नहीं थे। 2018 तक वह कुल 5,670 लोगों के शव उनके देशों तक पहुंचाने में मदद कर चुके थे। इनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों के लोग शामिल थे। सिर्फ भारतीयों की संख्या ही करीब 4,000 थी। उन्हें पता था कि किस दफ्तर में पहले दस्तावेज जमा होंगे,
किस काउंटर से अगली मंजूरी मिलेगी, किस मुहर के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। वह अक्सर कहते थे, सिस्टम धीमा है लेकिन रास्ता है, बस धैर्य और सही दिशा चाहिए। इस बार मामला एक सुपरस्टार का था, लेकिन कागजी प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी होती है। अशरफ ने तेजी दिखाई, कुछ ही घंटों में जरूरी दस्तावेज पूरे करवाए, संबंधित विभागों से अनुमति ली और हर स्टेप पर नजर रखी। 27 फरवरी 2018 की रात तक सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी थी। आखिरकार रास्ता साफ हुआ और पार्थिव शरीर को भारत लाने की तैयारी पूरी हो गई। जब विमान भारत पहुंचा तो देश भर की आंखें नम थीं। 28 फरवरी 2018 को पूरे राजकीय सम्मान और हजारों प्रशंसकों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह दृश्य किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था, भीड़, आंसू, सन्नाटा और एक युग का अंत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल अब भी जिंदा थे। बोनी कपूर की भूमिका पर चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा, जब उन्होंने बाथटब में देखा तो सीधा इमरजेंसी को फोन करना चाहिए था, पहले दोस्त को क्यों। दूसरी तरफ दुबई पुलिस पर भी उंगलियां उठीं। आरोप लगा कि होटल स्टाफ के बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया और जांच को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक बहस छिड़ गई। कोई कहता सब कुछ साफ है, तो कोई पूछता क्या पूरी सच्चाई सामने आई। वक्त बीतता गया, फाइलें बंद हो गईं, लेकिन उस कमरे नंबर 2201 की गूंज आज भी कई दिलों में सवाल बनकर मौजूद है। श्रीदेवी के निधन के बाद जब मामला शांत होता नजर आ रहा था, तभी एक और दावा सामने आया जिसने बहस को फिर से हवा दे दी। फिल्म निर्देशक सुनील सिंह ने यह कहा कि ओमान में बोनी कपूर ने श्रीदेवी का भारी भरकम बीमा कराया था, जिसकी रकम करीब 240 करोड़ रुपए बताई गई। सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित शर्त को लेकर हुई जिसके अनुसार बीमा तभी लागू होता जब मृत्यु प्राकृतिक हो और वह दुबई में घटित हो। यह बात सामने आते ही लोगों ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसा भी कोई क्लोज हो सकता है? सुनील सिंह ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर की। हालांकि बाद में अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया और मामला आगे नहीं बढ़ सका। इधर बोनी कपूर पर सवालों की बौछार होने लगी, लेकिन उनकी तरफ से इन बीमा संबंधी दावों पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चुप्पी ने शक को और गहरा किया। लोग आपस में चर्चा करते, अगर सब साफ है तो खुलकर जवाब क्यों नहीं। इसी बीच एक और बात ने भ्रम बढ़ाया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबना बताई गई थी, तो फिर शुरुआती बयान में संजय कपूर ने दिल का दौरा क्यों कहा? क्या वह गलतफहमी थी या अधूरी जानकारी? यह सवाल भी लंबे वक्त तक चर्चा में रहा। श्रीदेवी को करीब से जानने वालों का कहना था कि वह शराब लेती थी, लेकिन नियंत्रण खो देने वाली हालत तक नहीं। तो क्या उस रात कुछ अलग हुआ? वो इतनी लापरवाह नहीं थी, उनके जानने वाले अक्सर कहते। फिर यह भी सवाल उठा कि अगर वह अपनी बेटी जाह्नवी के लिए खरीदारी करने वाली थी, तो आखिर 2 पूरे दिन कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? न शॉपिंग, न बहन से मुलाकात। यह सन्नाटा कई लोगों को खटकता रहा। मामले में एक और बड़ा बयान तब आया जब केरल के पूर्व डीजीपी अर्शिराज सिंह ने दावा किया कि यह घटना प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि हत्या की आशंका हो सकती है। उनके इस बयान ने बहस को और तेज कर दिया। कुछ अन्य अधिकारियों ने भी अलग अलग मंचों पर शंकाएं जाहिर की। हर नया बयान जैसे आग में घी का काम कर रहा था। कोई कहता सच दबाया गया है, तो कोई कहता अटकलों से सच नहीं बदलता। सालों बीत चुके हैं, लेकिन कमरे नंबर 2201 की वह रात अब भी रहस्य बनी हुई है। आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है आकस्मिक डूबना, लेकिन सवाल पूछने वाले आज भी पूछते हैं, क्या पूरी सच्चाई सामने आई? अलग अलग आवाजें, अलग अलग कहानियां और बीच में खड़ा एक अनुत्तरित सच। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या यह एक दुखद हादसा था या कहानी में अभी भी कोई अनदेखी परत बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर यह प्रस्तुति आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।